तो चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है बेटे वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर जो है ना, ये रियल नंबर जो ये एक संख्या का भाग होता है। पहले संख्याओं के बारे में समझ लो, यहाँ से स्टार्टिंग करने से पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं, रिवर्स में, जो हम 9th और 8th क्लास में सीखा है, जिसको हम कहते थे नंबर्स या संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं क्या है, किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए दिए गए अंक, उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। अब जो संख्याएं हमारी यहाँ निम्न प्रकार की हमें पढ़नी होती है, समझनी होती है। 9th और 10th क्लास में आप पढ़ गए हो पीछे 9th में। तो एक तो प्राकृत या दूसरा नाम है इसका प्राकृतिक। क्या नाम है, प्राकृतिक, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। बताइए कौन सी संख्याएं होती है। देखो बहुत शॉर्ट शब्दों में बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, कंसेप्ट ऐसा जो कभी भूलोगे ही ना। ऐसी संख्या जो हमारी 1 से शुरू हो, ठीक है, जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या वास्तविक संख्या, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं। एंड दूसरा नंबर हमें यहाँ समझना है बेटे, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, हालांकि ये सब 9th में आपने कवर कर रखी है पहले से ही, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें रिवीजन करा दे रहा हूँ, फास्ट रिवीजन। पूर्ण संख्या, अब ये क्या संख्याएं हैं, ये हमारी ऐसी संख्या है बेटे, अगर इनमें जीरो मिला देना, जीरो प्राकृतिक संख्याओं में ही, तो वो पूर्ण संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, अनंत तक होंगी। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाने वाली। दूसरी बात, पूर्ण संख्या जब जीरो उनमें सम्मिलित हो जाए प्राकृतिक संख्याओं में, तो हो जाती है फिर हमारी पूर्ण संख्या। यहाँ से 2 प्रकार के तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्प में या OMR में जो आते हैं 20 नंबर की, उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए कौन सी है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम्हें कि सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बताइए कौन सी होगी, संख्या कौन सी है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बेटे 1 नंबर का, बताओ कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, एक इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन और आएगा, बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0, या बेटे हिंदी में ऑप्शन में आ सकता है शून्य, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इन्हें नोट करो। तो बेटे 2 संख्याओं के बारे में तुमने यहाँ समझा है। तो पहली कौन सी है, प्राकृतिक संख्या, और दूसरी समझी बेटे पूर्ण संख्या। तो बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे हम। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बताओ। 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, यही तो है। अच्छा, उसके बाद आया नंबर पूर्ण संख्या का, तो बताओ पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो 2 प्रकार की संख्याएं हैं जो हमने अच्छी तरह से समझ ली हैं। अब उसके बाद तीसरा समझेंगे हम, यहाँ एक आएगा परिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्याएं ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या पढ़ना हमें यहाँ, परिमेय, परिमेय संख्याएं। बताओ कौन सी संख्याएं होती है परिमेय। तो बेटे परिमेय संख्याओं के बारे में ज़्यादातर बच्चे जो जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक शर्त होती है क्या, कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए हमारा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जो बात जानते हैं बात सही है। लेकिन इसके बाद ही मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। कुछ संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं ना, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बेटे वो सभी हमारी क्या हैं, सभी हमारी वो परिमेय संख्याएं हैं। एक तो वो संख्या तो हमारी है ही है जो बटे में लिखी हुई हो। देखो कैसे, जैसे 2/3, 5/7, 9/11 या 2/11, 1/7, इस तरह की कोई भी संख्या अगर बटे में है, अंश और हर उसमें बटे हुए हैं, तो हमारी क्या है, P/Q के रूप में है, उसको परिमेय कहेंगे। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी सब हमारी क्या है, परिमेय है। पूर्ण संख्या तो अभी समझ के आए हो तुम पीछे, क्या थी पूर्ण संख्या हमारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और समझो, अगर परिमेय पूर्ण संख्या है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है संख्या, अंडर रूट वाली, और हमारी कैसी हो बेटे, पूर्ण वर्ग हो, कैसी हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी हमारी क्या होगी, वो भी बेटे हमारी परिमेय संख्या ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्ग को थोड़ा सा डिटेल से समझो। देखो क्या है पूर्ण वर्ग का मतलब, देखो चलो मैं इधर बता रहा हूँ। यहाँ पूर्ण वर्ग का मतलब देखो क्या होता है, ये चीज़ें तो तुम्हें बतानी है। अभी देखो यहाँ देखो, जैसा मान लो कोई संख्या हमारी अंडर रूट में दे रखी है, और बेटे अंडर रूट में 1 दे रखी है, 1 पूर्ण वर्ग है हमारी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 किसका वर्ग होती है, 1 का ही वर्ग है। ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ, अब 1 के बाद कौन सी आएगी पूर्ण वर्ग, 4, 4 क्यों है, क्योंकि ये 2 का वर्ग है। फिर उसके बाद बताओ 4 के बाद क्या आएगा,
9, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, फिर 16, ये 4 का वर्ग है, फिर 25, ये 5 का वर्ग है। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं हैं और उन पर अंडर रूट है तो बेटे ये भी सब हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएंगी, हो गए। तो क्या क्वेश्चन समझे तुमने यहाँ? 3। कौन कौन से? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब परिमेय संख्या कौन सी है? 3 कैटेगरी की होती है परिमेय संख्याएं हमारी। कितनी कैटेगरी की? 3 कैटेगरी की। वो कौन कौन सी होंगी देखो। एक तो हो जाएगा बेटे इसमें जो हमारी P/Q के रूप में लिख रही हो, क्या हो जाएंगी? वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी जो P/Q के रूप में लिख रही हो। जैसे P/Q के रूप में 2/3, 5/7, ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। और इसी आधार पर ऐसी ही हमारी एक संख्या और हो जाएगी, कौन सी? जो पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या पढ़ के आए थे अभी पीछे हम पूर्ण संख्याओं के बारे में, वो भी हमारी क्या कहलाएंगी? वो भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है? देखो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार की आदि तक सब हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अच्छा, एक कैटेगरी की और आपको समझनी है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग तो मैंने नहीं बताई तुम्हें पूर्ण वर्ग कैसी होती है, जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए वो, और उस पर अंडर रूट लगा होना चाहिए। 2 शर्तें याद रखनी है, एक तो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो और अंडर रूट के अंदर बंद हो। ठीक है ना। तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? वो भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। देखो जैसे 4 है तो 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। ठीक है ना बेटे। तो 2 के ऊपर देखो 4 के ऊपर अंडर रूट भी लग रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। डायरेक्ट हम याद रखेंगे इस चीज़ को, हमें क्वेश्चन आएंगे इसके समझने के लिए आगे। तो चलो यहाँ तक का तो नोट कर लिया। अब इसको मिटा दे, आगे चले। अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल टोटली परिमेय संख्या का उल्टा हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो हमारी P/Q के रूप में ना लिखी हो, जो P/Q के रूप में ना लिखी हो। ठीक है ना। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखी हो, ये याद रखना। और ऐसे ही अंडर रूट के अंदर लिखी हुई हो और वो पूर्ण वर्ग ना होनी चाहिए, मतलब किसी ना किसी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे अंडर रूट 7 है, किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। अंडर रूट 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अंडर रूट 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये सब हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। तो एक तो ये बात होगी हमारी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अंडर रूट के अंदर बंद हो और बेटे अपूर्ण वर्ग हो। कैसी हो? अपूर्ण वर्ग। अभी बात समझ में नहीं आ रही बहुत से बच्चों की। ये अपूर्ण वर्ग संख्या हो, तो अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि कोई भी ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्ग संख्या। इनको नोट कर लो। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर करना है अभी तुम्हें। कौन सा करना है? एक तो हो गया हमारा परिमेय का, और एक लेंगे हम, ये लास्ट करेंगे इसको फिर यहाँ वास्तविक संख्या को समझ के। क्या करेंगे? वास्तविक। ठीक है ना। वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बेटे रियल नंबर। और यही हमारा टॉपिक है, यही तो हमारा है, यही तो चैप्टर है। अब देखो जरा ध्यान से, वास्तविक संख्या का क्या है। देखो ऐसी संख्याएं, समझना ध्यान से, वास्तविक संख्याएं बहुत बड़ी संख्या का ग्रुप है ये। ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किस पे? संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा तो आपने पढ़ी है 9th क्लास में ही। बीच में 0 और सीधे हाथ की तरफ को प्लस वाली संख्याएं, इस तरह से। ठीक है ना। इस तरह से 4, और आगे को और भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और इधर को बेटे माइनस के 1, -2, -3 एंड -4। ठीक है। और इसी तरह से डेड डैश, और ऐसे इस तरफ को हम इधर को भी क्या लगा देंगे? डेड डैश। तो ये जो संख्या है ना, ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये कैसी संख्या है हमारी? ये प्लस की, मतलब धनात्मक बोलेंगे इसको। कैसी बोलेंगे? धनात्मक संख्या। इनको बोलेंगे बेटे धनात्मक संख्या, या धनात्मक संख्याएं भी कह सकते हो। और इधर को ये कौन सी है हमारी? हाँ वेरी गुड, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक संख्या या संख्याएं। ठीक है। तो अर्थात हम क्या चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक बात समझ में आ रही होगी अब आपके, कि जब ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो तुम्हें क्या चीज़ दिखाई दे रही है? धनात्मक संख्याएं। देखो इसमें इधर से हटाओ, देखो 0 को हटाओ, तो यहाँ से 1 2 3 4 और आगे को ऐसी आती चली जाएंगी। तो क्या बन गई? कौन संख्या बन गई है तुम्हारी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो पीछे पड़ गए हो। अगर हमारी यहाँ 0 को ले लें तो फिर क्या बन रही है यहाँ तुम्हारी? पूर्ण संख्या। अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंदर बेटे सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। देखो कैसे? पहले तो इसकी परिभाषा लिखो। यहाँ लिखोगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं। कहेंगे हम ऐसी संख्याएं जिन्हें
जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब कौन कौन सी संख्याओं को तुम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से समझो बेटे। देखो कौन कौन सी संख्याएं हुआ सकती है। सबसे पहले नंबर 1 वो आपकी प्राकृत संख्या हो सकती है इसमें प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है तुम्हें, नहीं दिखाई दे रही, बताओ है ना, ये है। उसके अंदर बेटे पूर्ण संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। क्या दिखाई दे रही है इसके अंदर, पूर्ण संख्याओं का समूह है, बिल्कुल है। उसमें आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्या इसमें परिमेय है, यस सर मत बोलो, मैं पूछ सकता हूँ कहाँ है, बताओ परिमेय कहाँ है। ये सब जीरो भी हमारी परिमेय है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, क्या शून्य परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, अभी कैसे होगी वो भी चीज़ तो मैं समझाऊंगा। तो जीरो से लेकर के आने वाली धनात्मक संख्या जितनी भी है वो सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं के पीछे मैंने भी समझाई थी तुम्हें ये बात। और बेटे जितनी भी हमारी, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, धनात्मक संख्या, क्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, सब हमारी क्या है, ये सब क्या कहलाएंगी, सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इन संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर। जल्दी से फटाफट नोट करो और उसके बाद अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब होगा तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर हमें लेना क्या है, देखो तो इस चैप्टर के अंदर ध्यान से समझो, हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक तो हमें ये पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसका दूसरा नाम एक और है, इसको हम बेटे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोल देते हैं, प्रमेयिका, क्या बोल देते हैं, प्रमेयिका। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ये दोनों 2 नाम है, चीज़ एक ही है। तो देखो ये क्या है, ध्यान से समझो। तो लिखोगे कि यह है 2 पूर्णांकों, आपको यहाँ बेटे 2 पूर्णांक दिए जाएंगे। 2 पूर्णांक समझ रहे हो, पूर्णांक अभी पीछे मैंने समझाए थे आपको, को पूर्ण संख्या होंगी। देखो जैसे कि a मान लो यहाँ और तथा b मान लिया, 2 पूर्णांक दे दिया आपको a तथा b। ठीक है ना, 2 पूर्णांक दिए हमें a तथा b, तो हम लिख सकते हैं यह 2 पूर्णांकों a तथा b के HCF ज्ञात करने की, a तथा b के HCF ज्ञात करने की लंबी विभाजन क्या है, प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, विधि, प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, विधि है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे बेटे हम HCF ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, 2 पूर्णांक जो हमें दिए जाएंगे a और b। कैसे, देखो एक उदाहरण समझो। मान लो यहाँ हमें कोई संख्या दे दी गई 2, ऐसे दे दी गई कि भाई एक संख्या दे दी मान लो 3 और दूसरी संख्या दे दी आपको 3 और दूसरी संख्या दे दी आपको 30, 3 और 30। ठीक है ना, का HCF बताओ, का HCF बताओ। ये आपको संख्या दे दी गई 3 और 30 है, इनका HCF आपको बताना है। तो यहाँ जो छोटी संख्या होगी ना, जो छोटी संख्या होगी वो तो होगी यहाँ b, जो बड़ी संख्या है पहले बड़ी को ले लो, जो बड़ी है वो तो हो जाएगा बेटे a का मान, समझते रहना, ध्यान से सवाल दूंगा भी इसके। तो जो बड़ी संख्या है वो तो हो जाएगा यहाँ a कौन है यहाँ 30, और इसको हम बोलते हैं हमेशा भाज्य। इधर लिख लो, यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य। इधर ही देखो, इसको बोलेंगे भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य। जो बड़ी संख्या होगी और जो छोटी संख्या दी होगी आपको, उसको वो हो जाएगा बेटे b का मान 3, और इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक। क्या हो जाएंगे, भाजक। अच्छा, अब हमें देखना होता है इसमें भाग, किसको, भाजक से भाज्य में भाग देंगे हम। कैसे, कि 3 को हम भाग देंगे किससे, 30 में, इस तरह से। तो दे दो भाग, क्या बार चला जाएगा, 10 बार सीधा सीधा, शेषफल आ गया 0। ठीक है ना, और जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, यहाँ तो मैंने उदाहरण सरल लिया है, तो मैं बता दूँ उदाहरण कभी हमारे ऐसे आएंगे कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 स्टेप तक सवाल चला जाता है, लेकिन हमारा शेषफल 0 नहीं आता आसानी से। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, जब तक आपको ये स्टेप बाय स्टेप भाग देते चला जा रहा है ऐसे ही। तो यहाँ तो हमारा एक ही बार में आ गया, तो यहाँ HCF जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3।
ठीक है ना, जिससे भी आएगा HCF लास्ट में वही उसका आंसर होगा। तो 3 से आया तो यहाँ 3 HCF हो जाएगा इस दोनों को मिला के। तो इस प्रकार से हमें एक चीज़ समझ में मतलब मिलता है यहाँ क्या, यूक्लिड विभाजन। इसको नोट करो फिर आगे समझते हैं। अभी सूत्र समझेंगे इसका, एक सूत्र दिया गया है यूक्लिड विभाजन का। देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बेटा एक सूत्र होता है हमारा, हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर एक सूत्र होता है। यहाँ पर लो पहले कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे नोट कर लो और याद कर लेना साथ के साथ ही, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे चल के। A बराबर BQ प्लस R, सुनो अभी। और जो बेटे R का जो मान है ना, यहाँ R का जो मान है, R का मान जो शेषफल है, वो शेषफल या तो आपका 0 हो सकता है, कैसा हो सकता है, शेषफल या तो 0 हो सकता है, या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा छोटा, तो या फिर 0 से बड़ा हो सकता है जो R का मान होगा, ठीक है ना, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमेशा याद रखना जो B का मान होगा, B के मान से हमेशा छोटा ही रहेगा R का मान। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे अभी? देखो मैं पहले इसे तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेना। यहाँ देखो आपने किसी संख्या में भाग दिया, कुछ भी भाग दिया, ठीक है ना, तो मान लो आप भाग दे रहे हो 50 में, कितने से, 4 से भाग दे रहे हो, सपोज करो 4 से भाग दे रहे हो 50 में, तो क्या बार काटोगे इसको, तो तुम काटोगे यहाँ कि 4 एकम 4, ठीक है ना, तो 1 बचेगा, उतार लेंगे 0, फिर 4 दूनी 8, तो कितना बचा है यहाँ 2। अब इसको जरा इन दोनों की तुलना करके देखो, ये बेटे 4 है यहाँ और ये 2 है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो शेषफल होगा ना यहाँ, या तो 0 आएगा सीधा, या जो B का मान होगा ये इससे हमेशा छोटा रहेगा, है छोटा या नहीं है ये देखो जरा। तो हमेशा की बात रहेगी इसने कि 50 की या 4 की भाग की नहीं है, हमेशा जिसको जो भी तुम भाग करोगे नियम ही होता है। अगर मान लो इससे बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा भी हो गया यहाँ तुम्हारा, ये बड़ा हो गया तो बेटा कट जाएगी संख्या। मान लो अगर यहाँ 6 भी हो जाता तो 4 एकम 4 फिर कट जाती हमारी संख्या, 4 ही हो जाता तो 4 एकम 4 पूरी कट जाती है ना, तो ये छोटा ही रहेगा हमेशा, याद रखो। तो इसका मतलब यही है यहाँ क्या है कि जो R का जो मान होगा वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो सकता है। तो चलो एक चीज़ और समझो भैया, उसके बाद हम फिर प्रश्नावली में आ जाएंगे तुरंत ही। अब देखो कैसे, जो बेटा यहाँ पर जो A है ना, A है वो तो है भाज्य, और भाज्य का मतलब है यहाँ जो सवाल में आपको दी गई है ना बड़ी संख्या, तो लिखोगे यहाँ बड़ी संख्या, पहचान बता रहा हूँ तुम्हें, जो A का मान लोगे वहाँ लोगे बड़ी संख्या, और जो B लोगे B क्या हो जाएगी यहाँ भाजक, बताया था मैंने अभी आपको भाजक, और ये हो जाएगी बेटे छोटी संख्या, और ये दोनों संख्याएं आपको सवाल में दी जाएंगी, ये दोनों आपको क्या होंगी सवाल में दी जाएंगी, ये सवाल में दी जाएंगी, आपको ये समझ लो सवाल में दी जाएंगी, ये आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं क्यों क्या है, क्यों बेटे भागफल, क्या है भागफल का मतलब है ये भाग देने से हमें प्राप्त होगी, और जो ये R है, R क्या है शेषफल, 4 ही तो चीज़ होती है भाग के अंदर भाई, भाज्य होगी भाजक, भागफल और शेषफल, ये 4 चीज़ें होती है, बाकी की 5वीं चीज़ कुछ होती नहीं। चलो अब देखो यहाँ आगे, इसको नोट करो फटाफट, उसके बाद सवाल समझते हैं। अब आएंगे हम प्रश्नावली में।